नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण, जहां पर शब्द नहीं, शब्दों से पहले होता है वार, जहां जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं, सियासत, अर्थव्यवस्था और ताकत के अहंकार में लड़ी जाती है। आज दुनिया के नक्शे पर हर तरफ रण की लपटें दिखाई देती हैं। कहीं बमों की बौछार तो कहीं पर धमकियों की ललकार है, कहीं तानाशाहों की हुंकार तो कहीं है तबाही की चेतावनी। यूक्रेन की जमीन सुलग रही है, कैरिबियन सागर में तनाव उफान पर है और दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है। ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि ये आने वाले तूफान के संकेत हैं। आक्रमण में आज हम आपको दिखाएंगे कौन किसे ललकार रहा है, किसकी हुंकार से दुनिया कांप रही है और किसकी जंग पूरी दुनिया को तबाही की तरफ धकेल कर रह जा रही है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि ये है आक्रमण। और आक्रमण में आज दुनिया के रण की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो 3 तस्वीरें ये आपके सामने हैं। कहीं जंगी संग्राम है, कहीं अर्थव्यवस्था का कोहराम है। जो पहली तस्वीर आई वो क्रिसमस की उस रात की जब जश्न की उम्मीद थी, लेकिन यूक्रेन को मिला तबाही का तोहफा। क्रिसमस की रात यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बमों की बारिश, मिसाइलें, ड्रोन और धमाकों का शोर सुनाई दिया। इस हमले के पीछे एक ही नाम है, वो नाम है व्लादिमीर पुतिन का। पुतिन ने क्रिसमस पर यूक्रेन को तबाही और बर्बादी का अनोखा तोहफा दे दिया। शहर के शहर उजड़ गए, बिजली ग्रिड ठप हो गई और दुनिया ने देखा कैसे जश्न की रात जख्मों की रात बन गई। और जो दूसरी तस्वीर नजर आई वो भी रूस और यूक्रेन के बीच के तनाव की ही है। जंग को करीब 4 साल होने वाले हैं, लेकिन जंग रुकने के कोई आसार नहीं है। हाँ, इतना जरूर साफ है कि इस जंग ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को जरूर बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। जहां पर युद्ध के साथ आर्थिक हालात भी लगातार गर्त में जाते दिख रहे हैं। बढ़ता सैन्य खर्च, घटती आमदनी, कर्ज का बढ़ता बोझ, यानी मैदान में लड़ाई जारी है, लेकिन असली चोट खजाने पर पड़ रही है। और जो तीसरी तस्वीर, कैरिबियन सागर से उठता तनाव, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के पक्ष में पुतिन और शी जिनपिंग खुलकर सामने आ गए हैं। रूस और चीन का खुला समर्थन है और दूसरी तरफ है ट्रंप की सख्त चेतावनियां। तेल, सैन्य नाकेबंदी और सीधी सीधी धमकी, यानी वेनेजुएला का मुद्दा अब सिर्फ लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, यह सीधा है महाशक्तियों की टक्कर का मुद्दा। तो सवाल बड़ा ये, क्या कैरिबियन में जंग भयंकर होगी? क्या यूक्रेन की आग दूसरे मोर्चों तक फैलेगी? और क्या दुनिया एक साथ कई रणभूमियों की तरफ बढ़ रही है? तो इन 3 तस्वीरों की जंग भी है, महाजंग है, तबाही भी है और आने वाले तूफान के संकेत। आइए करते हैं शुरुआत आक्रमण की। बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग के साथ, रूस के हमले से क्रिसमस के जश्न में खलल पड़ गया है। जी हाँ, बड़ी खबर है, रूस का लगभग 650 ड्रोन और मिसाइलों से कड़ा प्रहार नजर आता है। हमले से यूक्रेन के कई शहर दर शहर यहां पर सिर्फ कोहराम मचा हुआ है। क्रिसमस की तैयारियों पर यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। समझिए, यूक्रेन जो क्रिसमस का पर्व मनाने की तैयारी कर रहा था, और देखिए यहाँ पर खुशियां नजर आती है। क्रिसमस ट्रीज जो हैं वो सजी हुई हैं, बाजार में यहाँ पर लाइट टिमटिमाती हुई नजर आती है, कितनी रौनक नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर ये सब कुछ पूरी तरह से गायब हो जाता है, क्योंकि होता है एक बड़ा हमला। देखिए, ये रात के अंधेरे में यहाँ की तस्वीर बयां होती है। क्रिसमस का जश्न किस तरह से पूरी तरह से जश्न का रंग फीका हो चुका है। यहाँ पे बताया जाता है कि जिस जगह पर ये बड़ी तैयारी हो रही थी, वहां पर रूस का 650 ड्रोन और मिसाइल से होता है अटैक, और उसके बाद में खुशियां मातम में तब्दील हो जाती हैं। इस हमले में कई मासूम इसकी जद में आए हैं, कई लोगों की जान गई है, कई लोग प्रभावित हुए हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार सुनाई दी। और उसके बाद में यहाँ पर जहाँ कुछ देर पहले खुशियों का आलम था, अब देखिए उसके बाद में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लपटे, धुआं और सिक्योरिटी सर्विसेज नजर आती हैं। तो क्रिसमस से कुछ घंटे पहले जब चर्च की घंटियों की आवाज गूंजनी थी, जब घरों में रोशनियां जलनी थी, जब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान होनी थी, उसी वक्त यूक्रेन के आसमान में गूंजने लगी धमाकों की आवाजें। क्रिसमस की रात यूक्रेन के लिए जश्न नहीं बल्कि जख्म लेकर आई है। शहर दर शहर कोहराम की तस्वीरें, इलाके दर इलाके अफरा तफरी की तस्वीरें, लोग घरों से बाहर निकलने को मजबूर, हर तरफ डर का साया। यूक्रेन के लोगों ने सोचा था
क्रिसमस पर वो जश्न मनाएंगे, अपनों को मुबारकबाद देंगे, कुछ पल के लिए ही सही जंग को वो भूल पाएंगे। लेकिन पुतिन का मिशन कुछ और था। क्रिसमस पर यूक्रेन को तबाह करने का मिशन था पुतिन का, खुशियों को खौफ में बदलने का और ये संदेश देने का कि युद्ध किसी कैलेंडर को नहीं मानता। रूस ने त्योहार की रात को चुना ताकि दर्द ज्यादा गहरा हो और डर ज्यादा फैले। क्रिसमस से पहले यूक्रेन की बर्फ पर आग लग गई। मिसाइलों की बौछार, बमों का कोहराम, यूक्रेन पर गिरी तबाही की नई लहर। कहीं सड़कों पर खून, कहीं शहरों में धूल और मलबा। तबाही वही, बर्बादी वही, लेकिन चेहरे बदल चुके हैं। रूस की फौज, यूक्रेनी सेना जूझती और दुनिया की निगाहें थम सी गई। क्या ये जंग फिर इतिहास रचेगी? क्या क्रिसमस से पहले शांति की उम्मीद भी राख बन गई? क्रिसमस से कुछ घंटे पहले जब चर्च की घंटियां बजने वाली थी, जब घरों में रोशनी सजने वाली थी, जब बच्चे उपहारों का इंतजार कर रहे थे, उसी वक्त यूक्रेन के आसमान से बरसने लगी तबाही। क्रिसमस की पहली शाम, लेकिन यूक्रेन के लिए ये रात जश्न की नहीं, जख्मों की बन गई। शहर दर शहर कोहराम, गली गली डर, हर तरफ चीख पुकार, हर तरफ अफरा तफरी। यूक्रेन के लोगों ने सोचा था कि क्रिसमस पर जश्न मनाएंगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे, कुछ घंटों के लिए ही सही जंग को भूल जाएंगे। लेकिन पुतिन का मिशन कुछ और था। क्रिसमस पर यूक्रेन को तबाह करने का, खुशियों को मातम में बदलने का और पूरी दुनिया को ये संदेश देने का कि रूस किसी त्योहार को नहीं मानता, किसी भावनात्मक मौके को नहीं छोड़ता। रूस ने पिछली रात से लेकर आज की सुबह तक यूक्रेन पर सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया। कम से कम 13 इलाकों में 650 से ज्यादा ड्रोन और 3 दर्जन मिसाइलें आसमान में आग और जमीन पर दहशत फैलाती रही। इस हमले में 4 साल के एक मासूम बच्चे समेत कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। लेकिन मौतों का आंकड़ा इस हमले की पूरी कहानी नहीं बताता। असल कहानी है डर, अंधेरा और टूटता मनोबल। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस हमले में यूक्रेन के 13 क्षेत्रों में घरों और बिजली ग्रिड को निशाना बनाया गया, जिसका नतीजा रहा देश के सबसे बड़े हिस्से में व्यापक स्तर पर बिजली गुल है। ठंड और मौसम की मार के बीच अंधेरे में डूबा यूक्रेन है। क्रिसमस की रात जब घरों में दिए जलने थे, तब यूक्रेन अंधेरे में बैठा था। ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं था, ये सीधा सीधा मनोवैज्ञानिक युद्ध था। सवाल उठता है, क्या पुतिन ने जानबूझकर क्रिसमस को चुना? जवाब लगभग साफ है। त्योहारों पर हमला सिर्फ इमारतें नहीं तोड़ता, वो लोगों की उम्मीदें तोड़ता है, लोगों की आशाओं को तोड़ता है, लोगों की खुशियों को गमों में बदलता है। इसलिए मकसद साफ दिखाई देता है कि यूक्रेन जनता में आक्रोश भड़के
सरकार पर दबाव बढ़े और ज़ेलेंस्की की मुसीबतें और गहरी हों, ताकि हालात ऐसे बने कि यूक्रेन अंदर से कमजोर हो जाए। यानी जंग सिर्फ सीमा पर नहीं, यूक्रेन के घरों में भी लड़ी जा रही है। और यही रणनीति रूस पहले भी कई बार इस्तेमाल कर चुका है। इस बमबारी ने एक और बात साफ कर दी कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर आक्रमण जारी रखने के इरादे में हैं। शांत की बातें, कूटनीति के दावे सब फिलहाल मिसाइलों की आवाज में दबते दिख रहे हैं। यूक्रेन और यूरोपीय अधिकारियों का आरोप है कि पुतिन अमेरिका के नेतृत्व वाले शांति प्रयासों में गंभीरता से सहयोग नहीं कर रहे हैं और क्रिसमस की रात का हमला इसी आरोप की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। और आइए अब बात कर लेते हैं आक्रमण में अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर है, रूस का यूक्रेन के पोर्ट सिटी पर बड़ा अटैक। जी हां, यूक्रेन के पोर्ट शहर पर बड़ा हमला, ओडेसा पर हमला बड़ा किया है रूस की तरफ से। पार्किंग इलाके में बताया जाता है रूस की मिसाइल आके गिरी और इस मिसाइल के हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर जिस तरह से दहशत की तस्वीर नजर आई, चारों तरफ से फाकी लपटे थी। दरअसल रूस का यूक्रेन के पोर्ट सिटी पर यह अटैक था। यूक्रेन के पोर्ट शहर ओडेसा पर हमला हुआ। पार्किंग इलाके में बताया जाता है कि रूस की मिसाइल गिरी और उसके बाद क्या हालात हैं, ये टीवी स्क्रीन पर आपके सामने तस्वीर है। और ये हमला इतना ज्यादा घातक था कि इस हमले में 7 लोगों की जान चली गई। और सबसे अहम बात यह है कि यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत चल रही है। एक तरफ शांति की मेज, दूसरी तरफ युद्ध का मैदान। तो सवाल खड़ा होता है, क्या यह दोहरा खेल नहीं? क्या बातचीत सिर्फ वक्त खरीदने का तरीका है? अगर बातचीत वाकई गंभीर है तो फिर ड्रोन और मिसाइलें क्यों उड़ रही हैं? अगर शांति की कोशिशें ईमानदार हैं तो फिर क्रिसमस की रात हमला क्यों? क्या बातचीत सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का तरीका है? क्या ये सिर्फ वक्त टालने की रणनीति है? आलोचकों का कहना है कि पुतिन बातचीत की आड़ में युद्ध की तैयारी जारी रखे हुए हैं। जब तक टेबल पर बातचीत चलेगी तब तक मैदान में दबाव बढ़ाया जाए, यानी शांति की बात भी और ताकत का प्रदर्शन भी। यही वजह है कि यूक्रेन यूरोपीय देश सवाल उठा रहे हैं। क्या रूस सच में युद्ध रोकना चाहता है या फिर बातचीत सिर्फ एक कवर स्टोरी है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब बातचीत के बीच हमले होते हैं तो भरोसा सबसे पहले टूटता है। और भरोसा टूटे तो शांति की नींव हिल जाती है। आज हालात यही है। शांति की मेज पर शक बैठा है और युद्ध का मैदान और ज्यादा गर्म हो चुका है। तो सवाल सीधा है, क्या यह बातचीत किसी समाधान की तरफ बढ़ रही है या फिर यह सिर्फ
वक्त टाल मटोल का खेल है, जिसमें हर गुजरता दिन किसी नए हमले की कीमत चुका रहा है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि पुतिन अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि हत्याएं बंद करनी होंगी, और इसका मतलब यह है कि दुनिया रूस पर अभी भी पर्याप्त दबाव नहीं बना सकी है। अब नजर अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप पर है, जो महीनों से शांति समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। लेकिन मॉस्को और कीव की मांगें एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। यूक्रेन चाहता है सुरक्षा की गारंटी, अपने इलाकों पर पूरा अधिकार। रूस चाहता है रणनीतिक बढ़त और अपनी शर्तों पर समझौता। इसी बीच अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ का बयान सामने आता है। वो कहते हैं, फ्लोरिडा में यूक्रेनी और यूरोपीय प्रतिनिधियों के साथ सार्थक और सकारात्मक बातचीत हुई, लेकिन सवाल ये है, अगर बातचीत इतनी सकारात्मक है तो क्रिसमस की रात मिसाइलें क्यों बरसी? खुद ट्रंप ने भी कुछ कम उत्साह के साथ कहा कि बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। क्रिसमस और नए साल के बीच ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, ये एक राजनीतिक संदेश है, एक रणनीतिक चेतावनी है। रूस ये दिखाना चाहता है कि वो किसी भी दबाव में नहीं है। वो समय और त्योहार खुद तय करता है, और अगर जरूरत पड़ी तो हर खास मौके को डर की तारीख में बदल सकता है। यूक्रेन की जनता के लिए यह हमला और भी ज्यादा दर्दनाक है। 4 साल से युद्ध झेल रहे लोग थोड़ी राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन क्रिसमस की रात उम्मीदों पर हमला हुआ। बच्चे, परिवार, बुजुर्ग, हर किसी ने एक बार फिर समझ लिया कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। और बड़ी खबर आइए आपको बता दूं, आक्रमण की अगली बड़ी खबर है वॉर ब्रेकिंग। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी बड़ा हमला रूस की तरफ से किया गया है। गैरान ड्रोन से कीव पर घातक अटैक रूस ने किया है। रिहायशी इमारत से रूस का ड्रोन टकराया, ये भी जानकारी है। और इस हमले से कई इमारतों में आग लग गई। आग की लपटें बहुत ज्यादा भयंकर थी। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये तस्वीरें देखिए, ये दरअसल यहाँ पर बताया जाता है कि रिहायशी इलाके में रूस का गैरान ड्रोन टकराया था और उसके बाद में यहाँ पर आग लग गई, हड़कंप मच गया। जैसे ही यहाँ पर आसमान में हलचल होती नजर आई, वहाँ के एक स्थानीय नागरिक ने इस भयानक मंजर को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। धमाका इतना जोरदार था कि देखिए कि दूर खड़ा व्यक्ति भी उससे घबरा गया। धमाके इतनी खतरनाक थी कि वो इस पूरे वीडियो में भी सीधे सीधे नजर आता है। और गैरान ड्रोन से कीव पर घातक अटैक किया गया है और बताया जा रहा है कि ये सीधा सीधा हमला रिहायशी इलाके में किया गया। अब सवाल बहुत ढेर सारे हैं, सवाल पूरे सीधे हैं और बहुत कठोर भी। क्या पुतिन ने तय कर लिया है कि क्रिसमस और न्यू ईयर की खुशियों को गम में बदलकर ही वो दम लेंगे? क्या ये रणनीति यूक्रेन की जनता को तोड़ने के लिए है या फिर पश्चिमी देशों को ये दिखाने के लिए कि रूस झुकने वाला नहीं है? क्योंकि ये हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं लगता, ये एक सोची समझी चाल दिखती है। सवाल ये है, क्या ये रणनीति यूक्रेन की जनता को तोड़ने के लिए है? क्या लोगों को इतना डराया जाए, इतना थकाया जाए
कि खुद अपनी सरकार पर सवाल उठाने लगे। ताकि ज़ेलेंस्की पर अंदरूनी दबाव बढ़े, ताकि देश के भीतर असंतोष फैले और यूक्रेन के अंदर से कमजोर हो जाए, यानी सीमा पर जंग और समाज के भीतर दरार पैदा करने का मंसूबा है। या फिर इसका दूसरा मकसद है? क्या पुतिन पश्चिमी देशों को यह दिखाना चाहते हैं कि रूस झुकने वाला नहीं है? प्रतिबंध, दबाव और बातचीत किसी का असर नहीं। अमेरिका हो या यूरोप, रूस अपनी शर्तों पर चलेगा, अपने वक्त पर चलेगा और अपने तरीकों से जवाब देगा। क्रिसमस और नया साल पश्चिमी दुनिया के लिए सिर्फ त्योहार नहीं, एक भावनात्मक प्रतीक है। और ठीक उसी वक्त हमला क्या ये सीधा संदेश नहीं? संदेश ये कि रूस किसी दबाव में नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हर खुशी के मौके को रणनीतिक हथियार बना दिया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या शांति की कोशिशें इन धमाकों के शोर में दम तोड़ती जा रही हैं? इतिहास के पन्नों को जब पलटकर देखते हैं तो मिलता यही है कि त्योहार पर हुए हमले लोग कभी भूल नहीं पाते। और ये क्रिसमस यूक्रेन की यादों में हमेशा दर्द के साथ दर्ज होगा। क्योंकि इस रात जश्न नहीं, जख्म मिले, रोशनी नहीं, अंधेरा मिला और उम्मीदें नहीं, डर का संदेश मिला। क्रिसमस की रात यूक्रेन ने फिर महसूस किया कि इस जंग में कोई दिन सुरक्षित नहीं। अब सवाल यह है, क्या पुतिन का अगला निशाना नया साल होगा या फिर कहीं ये शांति की कोई राह निकलेगी? फिलहाल तस्वीर साफ है, जंग जारी है और खुशियों पर बारूद भारी पड़ रहा है। तो सवाल यही है, क्या ये युद्ध अब सिर्फ जमीन का नहीं रहा? क्या ये लोगों के हौसले तोड़ने की लड़ाई बन चुका है? और अगर ऐसा है तो क्या दुनिया अब भी इसे नजरअंदाज करती रहेगी या फिर किसी मोड़ पर इस खेल का जवाब दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब बात युद्ध के बीच रूस यूक्रेन की कराहती अर्थव्यवस्था की। रूस और यूक्रेन के बीच में जारी जंग अब उस मोड़ पर आ खड़ी है जहां पर गोलियों की आवाज से ज्यादा है अर्थव्यवस्था के टूटने की चरमराहट। और कुछ ही हफ्तों में इस जंग को पूरे 4 साल होने वाले हैं। 4 साल, हजारों सैनिकों की कब्रें, हजारों मासूम नागरिकों की जान और अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे में तब्दील हो चुका है। और ये जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी गई, ये जंग रूस की अर्थव्यवस्था की नसों में भी लड़ी गई और अब उसका असर खुलकर सामने आने लगा है।
अब युद्ध के मोर्चे से ज्यादा चर्चा हो रही है रूस के आर्थिक सेहत की। दावा है कि यूक्रेन पर हमले की रूस को भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर जंग आज ही खत्म हो जाए तो भी रूस को इससे उबरने में कई साल लग जाएंगे। यानी युद्ध भले रुक जाए लेकिन उसकी चोट लंबे वक्त तक रूस को खून बहाने पर मजबूर करेगी। जंग के साथ साथ रूस पर बढ़ता जा रहा है आर्थिक बोझ, बढ़ता सैन्य खर्च, घटती आमदनी और उसके बीच पुतिन सरकार की कर्ज पर निर्भरता। रूसी सरकार ने बॉन्ड बेचकर करीब 108.9 अरब रूबल का नया कर्ज लिया और इसके साथ ही 2025 में अब तक कुल कर्ज का आंकड़ा 7.9 ट्रिलियन रूबल तक पहुंच चुका है। यानी रूस अब जंग को अपने खून से नहीं बल्कि उधार के पैसे से लड़ रहा है। आज हालात ये है कि रूस के पास कर्ज लेने के लिए बॉन्ड बेचने के अलावा कोई ठोस विकल्प नहीं बचा है। देश का रेनी डे रिजर्व यानी आपातकालीन बचत, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा खत्म हो चुका है। जिस रिजर्व को मुश्किल वक्त के लिए सजो कर रखा गया था वो जंग की आग में धीरे धीरे जल चुका है। इसी बीच रूस का बजट घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह सैन्य खर्च। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का मिलिट्री बजट 30 से 60% तक बढ़ चुका है। यानी एक तरफ मिसाइल, टैंक और ड्रोन तो दूसरी तरफ खाली होता खजाना। जंग जितनी लंबी होती जा रही है रूस का बजट उतना ही लाल निशान में जाता जा रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले तेल और गैस फैक्टर पर भी गहरा असर पड़ा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद तेल और गैस से होने वाली कमाई घटती जा रही है। जहां कभी ऊर्जा सप्लाई रूस का सबसे बड़ा हथियार थी, आज वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। कम आमदनी, ज्यादा खर्च और ऊपर से युद्ध का दबाव। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले साल रूस के लिए और ज्यादा मुश्किल भरे होंगे। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, रूबल का धरातल पर जाना, आर्थिक ग्रोथ का अनुमान से कम रहना और लगातार बढ़ता सैन्य खर्च, ये सारे फैक्टर मिलकर रूस की परेशानियों को और गहरा सकते हैं। अगर ब्याज दरें ऊंची बनी रही और तेल गैस से कमाई और घटी तो रूस एक खतरनाक आर्थिक चौराहे पर खड़ा नजर आएगा, जहां से 3 ही रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता टैक्स बढ़ाना, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। दूसरा रास्ता जरूरी खर्चों में कटौती, जिससे सामाजिक योजनाएं और विकास प्रभावित होगा। और तीसरा रास्ता और ज्यादा कर्ज यानी भविष्य को और गिरवी रखना। तीनों रास्ते अपने आप में राजनीतिक और आर्थिक तूफान लेकर आते हैं। यूक्रेन की जमीन पर जो बम गिर रहे हैं उनका असर मॉस्को के बजट पेपर पर साफ दिखाई दे रहा है। ये जंग सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं, ये रूस की आर्थिक आत्मा पर हमला है, जहां हर मिसाइल खजाने को
और खाली कर रही है। दावा है कि ये जंग पुतिन की सियासी करियर की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। मैदान में जीत, लेकिन अर्थव्यवस्था में हार। और इतिहास गवाह है, जब युद्ध लंबा होता है तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था टूटती है। तो सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि रूस जंग जीत पाएगा या नहीं, सवाल ये है क्या रूस इस जंग की कीमत अर्थव्यवस्था से चुका पाएगा। चार साल की जंग, हजारों जाने, अरबों का नुकसान और अब कर्ज का पहाड़। यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ एक सैन्य जंग नहीं, ये रूस के भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है। और इस लड़ाई में हार जीत का फैसला गोली नहीं, अर्थव्यवस्था करेगी। उधर यूक्रेन की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। टूटता इंफ्रास्ट्रक्चर, खाली होते खजाने, सैनिकों की घटती तादाद और महंगाई की मार से कराहता आम यूक्रेनी। यह है जंग की वो तस्वीर जिसमें जीत हार का फैसला आज तक नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हर दिन बढ़ता गया और बोझ सीधे सीधे जनता के कंधों पर डाल दिया गया। चार साल, जी हाँ, जंग के करीब 4 साल होने को है। 4 साल से यूक्रेन गोलियों, गोले और गारंटी के भरोसे जिंदा है। 4 साल से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कभी नेटो के दरवाजे पर तो कभी वाशिंगटन की चौखट पर हाथ फैलाए खड़े दिखते हैं। कभी हथियारों की गुहार तो कभी पैसों की मांग, कभी रूस पर दबाव बनाने की अपील तो कभी सीधे सीधे मदद की भीख। लेकिन सवाल यही है, क्या जितनी उम्मीद ज़ेलेंस्की ने लगाई थी उतनी मदद उन्हें मिली? नेटो देशों ने मदद की, अमेरिका ने भी सपोर्ट दिया, लेकिन शर्तों के साथ, किश्तों में और अपनी रणनीतिक मजबूरियों के हिसाब से। यूक्रेन को चाहिए फुल सपोर्ट, मिला हाफ सपोर्ट और नतीजा हालात बद से बदतर होते चले गए। जंग ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। फैक्ट्रियां बंद, सप्लाई चेन ध्वस्त, बिजली, पानी, सड़कें सब जख्मी हैं। जो शहर कभी यूरोप की उम्मीद थे, आज मलबे में तब्दील हो चुके हैं। यूक्रेन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ और गहरी और खतरनाक होती जा रही हैं। टूटता इंफ्रास्ट्रक्चर, ढहती इमारतें, उजड़ते शहर, खाली होते अस्पताल और अंधेरों में डूबता पूरा शहर, बल्कि यूं कहे पूरा देश। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये यूक्रेन की जमीनी हकीकत है। चार साल, जी हां, जंग के 4 साल पूरे होने को हैं। 4 साल से यूक्रेन युद्ध के मैदान में खड़ा है। 4 साल से गोलियां चल रही हैं, 4 साल से मिसाइलें गिर रही हैं और 4 साल से यूक्रेन की सांसें उधार पर चल रही हैं। लेकिन इन 4 सालों में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा कीमत चुकाई गई तो वो है आम यूक्रेनी जनता। जंग ने यूक्रेन की रग रग को खोखला कर दिया है। सड़कें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं,
रेल नेटवर्क ठप हो चुके हैं, बिजली घर निशाने पर है, पानी की सप्लाई बाधित। देश का वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे खड़ा करने में दशकों लगे थे, आज मलबे में तब्दील हो चुका है। और इसी तबाही के बीच यूक्रेन एक और बड़ी चुनौती से जूझ रहा है, सैनिकों की भारी कमी। लड़ाई लंबी होती जा रही है, थकान साफ नजर आती है, भर्ती की रफ्तार धीमी है और जो सैनिक मोर्चे पर हैं, वो मानसिक और शारीरिक तौर पर टूटते नजर आ रहे हैं। एक तरफ रूस की ताकतवर मशीनरी, दूसरी तरफ सीमित संसाधनों में लड़ता यूक्रेन। ये जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं रही, ये जंग अब धैर्य, हिम्मत और संसाधनों की हो गई है। और संसाधन यूक्रेन के पास तेजी से खत्म हो रहे हैं। खजाना खाली होता जा रहा है, सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, विदेशी मदद पर निर्भरता खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था इस जंग में सबसे बड़ा शिकार बनी है। फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, निवेश भाग चुका है, रोजगार के अवसर खत्म हो चुके हैं, महंगाई आसमान छू रही है, रोजमर्रा की चीजें आम आदमी के पहुंच से बाहर होती जा रही है। रोटी, दवा और ईंधन सब कुछ महंगा, लेकिन आमदनी लगभग शून्य। और यही वजह है कि यूक्रेन के अंदर आक्रोश पनप रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर कब तक होगी ये जंग और किस कीमत पर? सड़कों पर नाराजगी है, सोशल मीडिया पर गुस्सा उबल रहा है, सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या हम किसी और की जंग लड़ रहे हैं? क्या यूक्रेन सिर्फ मोहरा बनकर रह गया है? और इन सवालों के बीच ज़ेलेंस्की 4 सालों में शायद कोई ऐसा मंच बचा हो जहां उन्होंने मदद की गुहार ना लगाई हो। कभी नेटो देशों के सामने हाथ फैलाया, तो कभी अमेरिका से सीधी अपील की, कभी हथियारों की मांग की, कभी फंडिंग की अपील की, कभी रूस पर दबाव बनाने की गुहार लगाई। हर इंटरनेशनल समिट, हर वैश्विक मंच ज़ेलेंस्की के लिए मदद मांगने का मंच बन गया। नाटो देशों ने मदद की, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका ने अरबों डॉलर की सहायता दी, यूरोप ने हथियार भेजे, लेकिन सवाल यही है कि क्या वो मदद पर्याप्त थी? ज़ेलेंस्की को जितनी उम्मीद थी उतनी मदद उन्हें नहीं मिली। मदद आई, लेकिन देर से आई। मदद आई, लेकिन शर्तों के साथ मदद आई, लेकिन अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से मदद आई। अमेरिका अपनी घरेलू सियासत में उलझा रहा, यूरोप अपने आर्थिक संकट से जूझता रहा और यूक्रेन फ्रंट लाइन पर अकेला लड़ता रहा। जंग जितनी लंबी होती गई, पश्चिमी देशों का उत्साह उतना ही ठंडा पड़ता गया। अब वही देश जो पहले खुलकर साथ खड़े थे, आज हिचकिचाते नजर आ रहे हैं। कारण साफ है, इस जंग की कीमत अब उन्हें भी चुकानी पड़ रही है। ऊर्जा संकट, महंगाई, आर्थिक दबाव। हर देश अब पहले अपना फायदा देख रहा है और इससे बदलते
समीकरण में यूक्रेन की स्थिति और कमजोर होती जा रही है। रूस दबाव बनाए हुए है, जंग का मैदान थकान की परीक्षा ले रहा है। अंदरूनी असंतोष बढ़ता जा रहा है। ज़ेलेंस्की के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ युद्ध जीतने का दबाव, दूसरी तरफ जनता को संभालने की मजबूरी। लेकिन जब जेब खाली हो, संसाधन सीमित हो और भरोसा डगमगा रहा हो तो फैसले और भी मुश्किल हो जाते हैं। आज यूक्रेन ऐसी जंग लड़ रहा है जिसमें जीत का रास्ता साफ नहीं, हार की कीमत बहुत भारी है। ना कोई स्पष्ट एंड गेम है, ना कोई टाइमलाइन। बस लगातार बढ़ता नुकसान, शहर उजड़ रहे हैं, पीढ़ियां प्रभावित हो रही हैं, बच्चों का भविष्य दांव पर है। एक पूरी नस्ल युद्ध की छाया में बड़ी हो रही है। रूस को भी नुकसान हुआ है, लेकिन यूक्रेन के लिए ये जंग अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। हर दिन सवाल गहरे होते जा रहे हैं, हर दिन उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही है। क्या नेटो आखिरी दम तक साथ देगा? क्या अमेरिका अपनी प्राथमिकताएं बदलेगा? या फिर यूक्रेन को इस जंग की सबसे बड़ी कीमत अकेले चुकानी पड़ेगी? आज यूक्रेन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर रास्ता मुश्किल है, जहां हर फैसला भारी है। जंग जारी है, लेकिन देश की सहन शक्ति टूटती जा रही है। 4 साल की जंग, अनगिनत कुर्बानियां, बेतहाशा तबाही, हार और जीत का फैसला अभी हुआ नहीं है, लेकिन नुकसान साफ दिख रहा है। यूक्रेन की कहानी अब सिर्फ युद्ध की नहीं, ये कहानी है टूटते सपनों की, थकती जनता की, घटती उम्मीदों की। देखना ये है अगला वार किस पर पड़ेगा, रूस पर या खुद यूक्रेन की सहन शक्ति पर। एक ऐसा देश जो 4 साल से जंग के साए में जी रहा है, जहां हर सुबह डर के साथ होती है और हर रात अनिश्चित भविष्य के सवाल छोड़ देती है। देखना यह है अगला वार किस पर पड़ेगा। रूस पर या फिर खुद यूक्रेन की सहन शक्ति पर। लेकिन इससे बड़ा भी सवाल यह है, आखिर कब तक यूक्रेन इस जंग की मार झेलता रहेगा? कब तक रूस की बमबारी के सामने खुद को लाचार महसूस करता रहेगा? चार साल से यूक्रेन के शहर निशाने पर हैं। 4 साल से आम लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। 4 साल से बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाइयाँ और परिवार की रोजमर्रा की जिंदगियां, सब कुछ युद्ध की कीमत चुका रहा है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था इस जंग में सबसे कमजोर कड़ी बन चुकी है। फैक्ट्रियां बंद हैं, व्यापार ठप है, निवेश गायब है। सरकार विदेशी मदद के भरोसे खड़ी है
और जनता महंगाई के बोझ तले दबी हुई है। रोजमर्रा की जरूरतें महंगी, लेकिन आमदनी घटती जा रही है। तेल और गैस से कमाई अब पहले जैसी नहीं रही। निवेश सीमित हो चुके हैं। तकनीक और सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। युद्ध मशीन चलती रहे, इसके लिए रूस को भी अपनी अर्थव्यवस्था पर भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यानी ये जंग सिर्फ यूक्रेन को नहीं, रूस को भी अंदर से खोखला कर रही है। एक तरफ यूक्रेन की अर्थव्यवस्था सांसें गिन रही है, तो दूसरी तरफ रूस की आर्थिक रफ्तार भी धीमी पड़ रही है। लेकिन फर्क इतना है, रूस के पास झेलने की क्षमता ज्यादा है, यूक्रेन के पास वक्त बहुत कम है। यूक्रेन के लिए हर दिन भारी पड़ता जा रहा है। हर हमला, हर बमबारी, हर मिसाइल सिर्फ इमारतें नहीं तोड़ती, बल्कि जनता का मनोबल भी तोड़ती है। तो सवाल सीधा है, क्या रूस यूक्रेन की ये जंग दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को तबाह करके ही दम लेगी? क्या ये लड़ाई तब रुकेगी जब दोनों तरफ कुछ बचा ही नहीं होगा, या फिर किसी मोड़ पर कूटनीति, दबाव और समझौता इस जंग को रोक पाएगा? फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है, हर गुजरता दिन दोनों देशों के लिए नुकसान का दिन है। यूक्रेन की कहानी अब सिर्फ युद्ध की नहीं, ये कहानी है सहन शक्ति की आखिरी परीक्षा की। Я бродяга, осколок 76 принял. और उसके लिए भी ये जंग जीत से ज्यादा कीमत की कहानी बनती जा रही है। अब देखना है, क्या ये युद्ध किसी नतीजे पर पहुंचेगा या फिर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को तबाह करके ही रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका ने कैरिबियन सागर में वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य नाकेबंदी कर दी है। निशाना साफ है, वेनेजुएला का तेल, जिससे देश का तेल व्यापार भारी नुकसान झेल रहा है। लेकिन इस बार अमेरिका अकेला नहीं है, रूस और चीन खुलकर सामने आ गए हैं। पहले चीन ने दो टूक कहा, वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की मनमानी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। अब रूस ने भी वेनेजुएला के प्रति अपना समर्थन जता दिया है, यानी अमेरिका की एक तरफा कार्रवाई को दो महाशक्तियों ने सीधी चुनौती दे दी है। अमेरिका ने कैरिबियन सागर में वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य नाकेबंदी कर दी है। अमेरिका का निशाना वेनेजुएला का तेल, जिससे देश का तेल व्यापार भारी नुकसान झेल रहा है। लेकिन इस बार अमेरिका अकेला नहीं है, रूस और चीन सामने है। पहले चीन ने साफ कहा, वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की मनमानी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। अब रूस ने भी अपना समर्थन जताया है, यानी अमेरिका की एक तरफा कार्रवाई को दो महाशक्तियों ने चुनौती दे दी है। लेकिन ट्रंप इससे झल्लाए नहीं, उन्होंने वेनेजुएला सरकार को एक बार फिर टारगेट पे लिया है और धमकी दे डाली।
राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अगर सत्ता नहीं छोड़ी तो अमेरिका जब्त किए गए वेनेजुएला के तेल को बेच देगा। यानी ट्रंप का संदेश साफ है, समझदारी यही होगी कि मादुरो सत्ता से हट जाए, वरना अमेरिका का हाथ वेनेजुएला की सबसे बड़ी संपत्ति पर पड़ेगा। इससे पहले कि बीच में चीन भी खड़ा है वेनेजुएला के साथ। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, विदेशी जहाजों को मनमाने ढंग से जब्त करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। और आक्रमण में अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल है, विश्व में कितने महासागर हैं? आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 5 और दूसरा है 7। इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के जरिए अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। अब बारी है कल पूछे गए सवाल के विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल की विजेता हैं सोनाली वाजपेयी, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल की रहने वाली हैं। सोनाली वाजपेयी जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।